हाय ऑल, श्रुति अगेन। आज का जो वीडियो है वो फिर से हिंदी में होकर आज हम लोग बात करेंगे न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में, जो छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में जो जॉन्डिस होता है उसके बारे में। लास्ट टाइम हमने बिलियरी अटेसिया के बारे में बात किया था और उसमें एक टर्म जॉन्डिस सामने आया था। आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। नमस्ते, फिर से श्रुति स्वागत करती हूँ आप सबों का श्रुति टेल्स में। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जॉन्डिस के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया। हम बात करेंगे एक जनरल ओवरव्यू, हिंदी में होगा फॉर श्योर। कुछ टर्म्स के हिंदी जो मीनिंग होते हैं वो खुद ही मुझे नहीं पता है, बोलने में बहुत बुरा लग रहा है बट इट्स ट्रू। एक जो पूरा रेखांकन होगा कि जॉन्डिस छोटे बच्चों में, बेसिकली नवजात शिशुओं में कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे वो डायग्नोज होता है और उसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है। अब इसमें जो भी मैं बोलूँगी वो एज ए डाइटिशियन बोलूँगी और डाइट के बारे में, खान पान के बारे में बताऊंगी। वो मेरा बेसिकली डोमेन है तो उसके बारे में बताऊंगी। और कुछ मिथ हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करूंगी। हिंदी में इस वीडियो को रखने का फिर से एक उद्देश्य यही है कि जो दूर दराज के गांव में और जो ऐसे तबके में जहां पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर पढ़ाई लिखाई नहीं है, या फिर उससे भी बड़ी बात कि जॉन्डिस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उसको ब्रेक करने का ही एक मेरा मोटो है, क्योंकि उद्देश्य है, क्योंकि इनके चक्कर में हमारे जो केसेस हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगेन अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि इतने साल जो मैंने करीब 17 साल से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में। मैंने देखा है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं वो शिशुओं को तब नोटिस ज़्यादा करते हैं जब जो जॉन्डिस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत डिले हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम से होता है। उससे पहले वो जड़ी बूटी, झाड़ फूँक, पता नहीं क्या क्या ट्राई करते हैं और उससे जो केस है वो और बिगड़ जाता है। तो ये जो वीडियो का एक सीरीज है, जैसे बिलियरी अटेसिया का है, अभी जॉन्डिस का है, आगे मैं लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूँगी, जो एक सीरीज है, क्योंकि इन्फेंट्स के बारे में बात की थी और एक करके हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। उसका एक उद्देश्य यही है कि जो दूर दराज के गांव में लोग हैं, जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार, जैसा कि मैंने पहले बोला है, और मैंने अभी भी देखा है, डेफिनेटली दूसरे स्टेट्स में भी होंगे बट मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मगर मैंने देखा है कि जो गांव के लोग हैं, जहाँ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जहाँ के लोगों को ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वो झाड़ फूँक, जड़ी बूटी या फिर ट्रीटमेंट में डिले होना ये एक आम बात है। कोई जानबूझकर नहीं करता है बट उनके लिए यही जो है वो उपचार है और यही आसान है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑलरेडी बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्रुति टेल्स में। जो जॉन्डिस होता है इन्फेंट्स में या न्यूनेट्स में, जो बात करेंगे, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो जॉन्डिस होता है वो बहुत कॉमन है, पहली बात। और कई बार ये देखा गया है और मोस्टली ये देखा गया है कि हार्मलेस होता है, कि नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जैसे शुरुआत होती है येलो डिस्कलरेशन से, जो बेबी है वो चिड़चिड़े होते हैं, थके होते हैं, और अब थकान बेबी में ऐसे पता नहीं चलेगी बट उनका जो नॉर्मल मूवमेंट है वैसा नहीं होता है, बहुत चिड़चिड़े होते हैं। वो जो स्किन का, नेल का, आई का जो डिस्कलरेशन है उसको होने में 2, 3, 4, 5 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है। जो आपका यूरिन है बेबी का, जो नवजात शिशु का, वो बहुत डार्क कलर्ड होता है और जो स्टूल का कलर होता है वो फेंटेड होता है, कभी कभी मिट्टी जैसा होता है या फिर कभी कभी सफ़ेद होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और जो हाथ है, पैर है, हथेली जिसको कहते हैं, या पैर का जो तलवा है वो येलो होने लगता है। ये सारे जो हैं वो कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। और फिर से मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे केसेस में ये हार्मलेस होता है, इससे नुकसान नहीं होता है और ये खुद ब खुद सेटल हो जाता है। 2-3 दिनों में नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट के नॉर्मल तरीके से 2 हफ्ते तक में वो जो सिम्टम्स हैं वो खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में परेशान होने की बात नहीं है और बेबी को कुछ अलग से करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो एक प्रोटोकॉल होता है जो हम हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं, अब डेफिनेटली क्योंकि मैंने मेट्रो सिटीज़ में काम किया है तो मुझे इधर के हॉस्पिटल्स के बारे में पता है। जो हम कोई भी बेबी होता है उसको 72 आवर्स, जन्म से 72 घंटे के बीच में जॉन्डिस का टेस्ट किया जाता है।
जो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन है जो पैन इंडिया और मुझे लगता है ग्लोबली ये फॉलो करते हैं। सो मुझे नहीं पता है कि छोटे तबकों में या जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है या फिर जो गवर्नमेंट क्लिनिक्स हैं वहाँ पे जो आई रियली डोंट नो अबाउट, मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में, बट ये प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं ग्लोबली। अगर बेबी को जो नवजात शिशु है उसको जन्म के समय इस तरह के जॉन्डिस के सिम्टम्स आते हैं गांव में, दूर दराज के इलाकों में, कहीं पे भी, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इसके बारे में सलाह मशवरा करना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी, ये नहीं कि हमने छोड़ दिया कि ये तो हार्मलेस है। आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए, जो नर्स हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, उनसे आपको इस बारे में बात करना, क्योंकि कई बार देखा गया है वैसे इलाकों में डॉक्टर्स उतने ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर डॉक्टर्स हैं देन आपको डॉक्टर से ही बात करनी है। फिर से नॉर्मली जो जॉन्डिस है उससे कंसर्न नहीं होना है, मगर अगर ये जॉन्डिस 2 हफ्तों के बाद परसिस्ट रहता है या फिर अगर ब्लड टेस्ट में या फिर बिलिरुबिन का जो लेवल है वो एबनॉर्मली हाई है, जो बहुत हाई है, जो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे, तो आपको कंसर्न होना है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने बच्चे को घर में, जैसे आमतौर पे डिलीवरी के बाद या फिर कभी कभी गांव में घर पे ही डिलीवरी होती है, तो ऐसे में अगर आपने नोटिस किया कि आपके बच्चे को जॉन्डिस है तो उसको मॉनिटर करना चाहिए। उसको कुछ करना नहीं चाहिए शुरुआत में, बट मॉनिटर करना चाहिए। आपके डॉक्टर्स को इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बच्चों को प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते हैं और अचानक से उनका बिलिरुबिन लेवल बहुत बढ़ जाता है या जॉन्डिस जिसको आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं वो हो जाता है, जो आपको पता चलेगा कि बेबी सडनली बहुत पीला हो गया, उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया, बेबी ठीक से खाना पीना नहीं ले रहा, मतलब पीना नहीं ले रहा है, मिल्क नहीं ले रहा है, और बेबी एकदम से इनएक्टिव लग रहा है, बहुत चिड़चिड़ा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो सडन चेंज है बिलिरुबिन लेवल में वो ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, और ये जो इम्पैक्ट है वो इरिवर्सिबल होता है। बेबी जो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, जो कोमा कहते हैं, मतलब जो बेहोशी की हालत होता है जिसमें दिमाग इन्वॉल्व होता है, लेमन टर्म में अगर बोलूँ तो, उसमें चले जाते हैं, और वो कंडीशन बहुत डेंजरस है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी तक का हमारा क्या कंक्लूज़न है? आमतौर पे जो जॉन्डिस होता है नवजात शिशुओं में, वो आमतौर पे जो देखा गया है उसमें कोई भी वरी की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद सेटल हो जाता है। 2-3 दिनों में जन्म के बाद सिम्टम्स आते हैं और 2-3 हफ्ते में खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं, मगर हमें मॉनिटर करना है, सुपरवाइज़ करना है और अपने डॉक्टर्स को इसके बारे में बताते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि बेबी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस है, जैसे आपका बेबी बहुत ज़्यादा डल है, बिल्कुल भी दूध नहीं पी पा रहा है, बहुत चिड़चिड़ा है, या फिर बहुत शांत है और एकदम से शरीर बहुत पीला हो गया है, तो आपको इमिडिएटली आपके डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए अपने बेबी को, और सिम्टम जो भी ट्रीटमेंट है उसमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ख़तरनाक है, इसका ध्यान रखें। जो फिर से बोला कि 10-14 दिनों में इसके जो सिम्टम्स हैं वो खुद ब खुद चले जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं, जो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगी, बट जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगी, ताकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो। सो उससे पता चल जाता है कि बिलिरुबिन लेवल कितना है, ठीक है। एक रिस्क होता है कि अगर बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा एबनॉर्मल जिसको कहते हैं, वो ब्रेन में पास होने का चांस रहता है, उसके कारण जो ब्रेन डैमेज होने का चांस रहता है, उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसीलिए अपने डॉक्टर्स के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो एक पॉइंट है जो मैंने शुरू में बोला, ये झाड़ फूँक और आयुर्वेदिक वो गाँव की दवा जो होती है उससे थोड़ा बचना है, बहुत ही ज़रूरी है। अब जो 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं नवजात शिशुओं में जॉन्डिस के, अगर बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा है और अगर 2 हफ्ते में सेटल नहीं हो रहा है, तो 2 तरह के नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं। एक फोटोथेरेपी होता है कि बच्चे को एक लाइट में, एक पर्टिकुलर लाइट में रखा जाता है, और ये जो लाइट है, जो एक डिफरेंट जो तरह का लाइट होता है, वो शाइन जो बेबी का जो बॉडी होता है उस पर पड़ता है, और जो बिलिरुबिन होता है उसको एक ऐसे फॉर्म में तोड़ देता है कि वो लिवर से खुद ब खुद यूज़ हो जाता है। तो एक ये तरीका होता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ। और दूसरा एक तरीका होता है ट्रांसफ्यूज़न। इसमें क्या होता है, जो बेबी के ब्लड को रिमूव करके एक
थिन ट्यूब होता है जिसको कैथेटर कहते हैं, उससे उसको रिमूव करके उसमें दूसरा ब्लड जो मैचिंग डोनर होता है उससे डाला जाता है। और ये भी बहुत ही सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत ही इजी मेथड है और बेबी बहुत अच्छे से इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये 2 तरीके होते हैं जो जॉन्डिस के रीज़न, ऐसा जॉन्डिस होता क्यों है, तो इसके रीज़न्स कई हो सकते हैं। जैसे एक तो अगर माँ को था इस तरह का कोई प्रॉब्लम लिवर से रिलेटेड जॉन्डिस, या फिर आपकी फैमिली में लिवर इश्यूज़, लिवर डिजीज़ का हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में बच्चे को भी होते हैं। अगर बच्चे और माँ का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है उसमें भी हो सकता है। सर्टेन मेडिसिन, सर्टेन टॉक्सिन, सर्टेन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस अगर मम्मी को है तो पेरीनेटल पीरियड में ही बच्चे को भी जॉन्डिस हो सकता है, ये भी एक रीज़न है। सो कई रीज़न है। और एक और जो फिर से मैं एक बात बोलूँगी, जो गांव में इस तरह के जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का जो इलाज होता है ना, जो झाड़ फूँक जड़ी बूटी का जो इलाज होता है, उससे माँओं को भी बचना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है प्रेगनेंसी में जॉन्डिस कॉमन होता है और माएँ जो हैं इस समय में वो जड़ी बूटी के इलाज में चली जाती हैं, उससे तो माँ की हालत बिगड़ती ही बिगड़ती है, प्लस बच्चे में भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो जो अभी तक का नटसेल कंक्लूजन है कि इनसे बचना चाहिए और डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और अगर आप घर पे भी बच्चे को रखते हैं तो आपके डॉक्टर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशंस भी हमने डिस्कस कर लिए। जो अब है कि ऐसा जो बेबी है जिसको हमें लगता है कि जॉन्डिस होने के चांसेस हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे प्री टर्म्स जो बेबीज़ होते हैं उनमें जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। जिनके सिबलिंग्स, जैसे आपके अगर दूसरा बच्चा हो रहा है तो पहले वाले बच्चे को अगर जॉन्डिस हुआ था तो दूसरे वाले बच्चे को जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है तो उसमें भी ऐसे होते हैं चांसेस। अगर माँ को पहले से कोई थायराइड, डायबिटीज़, बीपी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ऐसे बच्चों में भी जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। तो जन्म से ऐसे बच्चों का जन्म से 72 घंटे के अंदर के बीच में जॉन्डिस का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग सीधा आएंगे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर जॉन्डिस कि अगर आपके बच्चे को पता चला कि जॉन्डिस है तो क्या करना है। पहली बात, कुछ नहीं करना है। जन्म से 2-3 हफ्ते तक कुछ भी घबराने का बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। ना कोई फार्मूला मिल्क देना है, ना ही ऊपर से पानी देना है, ना ही ऊपर से ग्लूकोज पानी देना है, ना ही ऊपर से चीनी का पानी देना, ना ही ऊपर से शहद का पानी देना है। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है, आमतौर पे गर्मी के मौसम में जब ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जॉन्डिस होता है तो लोग ऊपर से पानी पिलाते हैं, शहद का पानी पिलाते हैं, चीनी का पानी पिलाते हैं, ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं और कहते हैं बहुत गर्मी है, या फिर चीनी, ग्लूकोज ये सारी चीज़ें लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं। कई लोग तो गन्ने का जूस भी पिला देते हैं, कई लोग मूली के पत्ते का जूस भी पिला देते हैं बच्चे को डाइल्यूट करके। तो इन सब चीज़ों से बचना है। ये आपके बच्चे के लिवर को फर्दर डैमेज कर देगा, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इतना विकसित नहीं होता है और वो माँ के दूध को ही बहुत अच्छे से पचा सकता है। और माँ के दूध में बच्चे के एक पोषण के लिए सब कुछ है। माँ का दूध बच्चे को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर सकता है। तो पहली बात, जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो सी सेक्शन हो, मतलब सीजेरियन डिलीवरी हो, ऑपरेशन से हुआ हो, या वो नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चे को माँ का दूध शुरू करना है जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि जो पहला कुछ टाइम जो कोलेस्ट्रम आता है, येलो थिक सब्सटेंस आता है, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के आगे के भी भविष्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो पहली पॉइंट जो पहला हमारा है कि माँ का दूध जितनी जल्दी हो सके इनिशिएट करना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर वो सी सेक्शन हो। दूसरा पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, माँ का दूध देना चाहिए, चाहे वो आप लैच करके दें। अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, प्री मैच्योर है, तो आप अपने दूध को पंप करके स्टोर करके प्रॉपर तरीके से नर्स, कंपाउंडर या डॉक्टर्स की मदद से कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपका है, आपको जानना है तो उस पर एक और वीडियो बना सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में डालें। सो आप उसको पंप करके भी बच्चे को ऊपर से पिला सकते हैं, मगर माँ का दूध बस एकमात्र उपाय है और वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ केसेस में जहाँ पे माँ का दूध अवेलेबल नहीं, सपोज़ कि हमारे पास दूध ही नहीं है मम्मी का, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में
फार्मूलाज दिए जाते हैं, स्पेशल फार्मूलाज होते हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सो पहला पॉइंट माँ का दूध। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चा माँ का दूध सक नहीं कर पा रहा है तो एक्सप्रेस करके, उसको पम्प करके निकाल करके माँ के दूध को वो देंगे। तीसरी बात, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई भी स्पेशल फार्मूला जॉन्डिस का ढूंढने का। आपके यहाँ जो ही बच्चे को, नवजात शिशुओं के लिए फार्मूलाज आते हैं जो टिन में होते हैं, पैकेट्स में होते हैं, वो आपको ख़रीदना है फार्मेसी स्टोर से, आपके डॉक्टर से पूछ करके या डाइटिशियन से पूछ करके। छोटे शहरों में डाइटिशियंस नहीं होती हैं अभी तक, इसलिए मैं बोली डॉक्टर से पूछ करके, और आपको अपने बच्चे को वही फार्मूला देना है। वो भी आपको हर फार्मूला के पीछे कर्टन पे इन्फॉर्मेशन होता है, कितना पानी, कितना चम्मच फार्मूला, उसको बिल्कुल ही मेंटेन करना। ना ही उसको थिक करना है कि मेरा बच्चा बहुत पतला है तो उसको थोड़ा और दे देते हैं, ना ही उसको थिन करना है कि बच्चा पचा नहीं पाएगा। उसमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो याद रखना है, माँ का दूध सबसे पहला। दूसरा, अगर बच्चा माँ का दूध सक नहीं कर पाए तो एक्सप्रेस करके आप बच्चे को पिला सकते हैं। तीसरा, अगर वो अवेलेबल नहीं है माँ का दूध किसी भी तरीके से, तो फिर आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, मगर उसमें भी आपको फार्मूला मिल्क का जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, उसको पूरे तरीके से फॉलो करना है। अब एक और बात, माँ का दूध अवेलेबल नहीं है ये बोलना आसान है, मगर माँ के दूध एक ये नेचुरल फिनोमिनन है। रेयर केसेस में ही ऐसा देखा गया है कि माँ का दूध नहीं आता है, वरना माँ का दूध, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, अब इसको प्लीज़ देखें उस वीडियो को, कि माँ का दूध आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए कुछ एफर्ट्स डालने होते हैं, और जो सबसे बड़ा एफर्ट है स्किन कांटेक्ट। बच्चे को आप लैच करेंगे, प्री मेच्योर बेबी है, कोई नहीं, हेल्प लीजिए अपने डॉक्टर्स की, नर्सेस की हेल्प लीजिए, अपने घर में बड़े बुजुर्ग की हेल्प लीजिए, और आप अच्छे से बेबी को कैरी करेंगे, अच्छे से पोजीशन बनाएंगे। एक पोजीशन में बच्चे को कंफर्टेबल तरीके से कैरी करना और लैच कराना, ये भी एक आर्ट है जो हर माँ को खुद ब खुद आता है। अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए। ये नहीं कि नहीं मुझे तो आ ही नहीं रहा है, और मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो एंजाइटी है, वो भी आपके मिल्क सिक्रेशन पे इफेक्ट डालता है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखता है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो माँ को भी इनकरेज करना है, माँ का डाइट, माँ का मेंटल स्टेटस, क्योंकि ऐसी ही माँ बेचारी ऑपरेशन से या फिर कैसे भी थकी होती है और उस पर से बोल देते हैं कि आपके बेबी को जॉन्डिस है, तो एक तरह का एक ट्रॉमा है किसी भी मदर के लिए। तो आप अपने माँ, जो भी माँ है ऐसे में, जो नवजात शिशु की माँ है, उसके मेंटल स्टेटस, उसका फिजिकल स्टेटस, हर कुछ का ख्याल रखना है, तो माँ का दूध आ जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जॉन्डिस में ऊपर से पानी, ग्लूकोज, शहद, चीनी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध को ही प्रेफरेंस देना है। ये खान पान है। और जहाँ तक मैंने आपको अभी तक बताया, नवजात शिशु का जॉन्डिस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है अगर उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए। 72 घंटे से पहले जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और जिसे डिसाइड किया जाता है, और 2-3 हफ्ते तक ये जॉन्डिस खुद ब खुद सेटल हो जाता है। मगर ये 2-3 हफ्ते सुपरविज़न रखना चाहिए, बच्चे का मॉनिटर करना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी में कुछ भी अबनॉर्मल चेंजेस हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जॉन्डिस अगर आपके बच्चे के दिमाग तक पहुंच गया, लेमन टर्म में बोल रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और ये एक तरह से जानलेवा हो सकता है आपके बच्चे के लिए, परमानेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध सर्वोत्तम है, कोई डाउट नहीं है, और जो भी घरेलू नुस्खे, झाड़ फूँक, आयुर्वेदिक दवा है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हद तक, मैं नहीं कह रही आयुर्वेदा ख़राब है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मगर ऐसे केसेस में माँ को और बच्चे को, दोनों को इस तरीके से चीज़ से बचाना है, क्योंकि ऑथेंटिक कितना है वो कोई नहीं जानता है ना। आपको अपने डॉक्टर्स के टच में रहना है। गांव में जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि मेडिकल फैसिलिटी ईज़िली अवेलेबल नहीं है, सही नहीं है, तो अपने बच्चे के लिए जितनी जल्दी हो सके आसपास के गांव में या फिर आसपास के शहर में जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। डाइटिशियंस नहीं होती हैं आमतौर पर, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, तो आपके डॉक्टर्स जो हैं आपको पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। अगर ये जॉन्डिस जैसे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में जाता है, जैसे बिलियरी में जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत होती है, बिलीव मी, इंडिया में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। डेफिनेटली चैलेंजिंग है, थोड़ा ट्रॉमेटिक भी है, मगर
पेशेंस रखना है और आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका जो मेंटल स्टेटस है, आपका जो एक फिजिकल स्टेटस है, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सो अपना ख्याल भी रखना चाहिए ऐसे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट वीडियो लिवर ट्रांसप्लांट पे होगा, डेफिनेटली पीडियाट्रिक बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट पे होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ भी लिवर से रिलेटेड जानना है, क्योंकि अभी हम इन्फेंसी और लिवर इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात करूँ, क्योंकि वो भी लिवर से रिलेटेड होते हैं, रेयर होते हैं मगर होते हैं बच्चों में। सो अगर आप उनके बारे में भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि फिर अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। श्रुति, प्लीज़ इन वीडियो को तो प्लीज़ कम से कम लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद मुझे और आपको नहीं पता है, मगर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर है जिसको इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर होगा। क्योंकि मैंने देखा है हमारे गांव की मेडिकल फैसिलिटी की क्या हालत है अभी। सो हमें थोड़ा उनको भी सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आप और क्या जानना चाहते हैं, ये मेरे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। गुड नाइट फॉर नाउ। शुक्रिया।